प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 में पाठ पादपों में जनन इनके प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, वह क्रिया जिसके द्वारा जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है। ये 4 ऑप्शन हैं, विखंडन, बीजाणु बनना, जनन, अंकुरण। इनमें से जनन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, बीज से पौधा बनने की क्रिया में फूल का क्या कार्य है। फूल पौधे का जनन भाग है जिसमें जननांग, स्त्रीकेसर, पुंकेसर होते हैं जिनसे बीज बनते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित अंकुरित बीज व पौधों के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो इस चित्र में देख करके जिस तरीके से इनके नाम लिखे गए हैं आपको अपनी कार्य पुस्तिका में इस तरीके से इनके भागों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, गुड़हल या पिटूनिया का एक फूल देखकर उसका चित्र बनाओ और उसके विभिन्न भागों को इस बॉक्स में देख करके नामांकित करो। बॉक्स में जो नाम दिए गए हैं उनको एक पुष्प बना करके, फूल का चित्र बना करके उनके भागों को इस तरीके से आप अंकित कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनकी जनन विधि को चित्र बनाकर पूरा करो और नाम लिखो। सबसे पहले अमीबा। अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो इस तरीके से एक अमीबा से इसमें बीच में जो केंद्रक है वो इस तरीके से इलोंगेट होकर के और फिर 2 भागों में संतति अमीबा बन जाते हैं। तो इस विधि को कहते हैं द्विखंडन। इसके बाद में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन विधि द्वारा बहुविभाजन, इस विधि से जनन होता है। इस तरीके से ये प्लाज्मोडियम का दिखाया गया है। इसके बाद में हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो इसमें एक हाइड्रा में छोटा सा एक उभार निकलता है जिसे मुकुल कहते हैं और फिर ये मुकुल वृद्धि करके नए मुकुल में परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा बन जाते हैं। इस विधि को मुकुलन विधि कहते हैं। इसके बाद में प्लेटवर्म। प्लेटवर्म में द्विआधारी विखंडन होता है। एक प्लेटवर्म में इस तरीके से ऊपर से नीचे 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर वो 2 प्लेटवर्म में बंट जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चित्र में गुलाब के पौधे की कलम को लगाया जा रहा है। अगर तुम्हें किसी मित्र को कलम लगाने की विधि बतानी हो तो तुम क्या बताओगे। तो इस तरीके से गुलाब के पौधे की कलम काट करके नए गुलाब को तैयार किया जा सकता है। गुलाब की एक टहनी आधा फीट को उनकी परव संधि से काट लें और इसे मिट्टी में दबा दें, रोज़ पानी डालें, इससे नया पौधा उग आएगा। अगली एक गतिविधि है, तुम कुछ ऐसे आलू लो जिनकी आंखें निकल आई हो। उन आँखों को सावधानीपूर्वक निकाल कर मिट्टी में लगाओ और उन्हें नियमित रूप से पानी दो। उनमें होने वाले परिवर्तनों को इस सारणी में लिखना है। तो आप सबसे पहले दिन कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं देख पाओगे। चौथे दिन उसमें मूलांकुर आपको दिखाई देगा, 7वें दिन परांकुर और फिर 10वें दिन में आपको नया पौधा आलू का तैयार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकणों को पहुंचाने के लिए तितली जैसे कीट किस प्रकार सहायता करते हैं। तितली के शरीर से परागकण चिपक जाते हैं। जब वह तितली किसी पुष्प पर बैठती है तो वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं और इस तरीके से कीट परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। अगला है, किसान बीज को दूर दूर बोते हैं, पास पास नहीं बोते। किसी किसान या माली से पूछ करके आप ऐसा क्यों करते हो उसके बारे में लिखना है। तो बीजों को दूर दूर बोने से पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व, पानी, वायु, प्रकाश मिलेंगे जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होगी, अच्छे सही ढंग से पनपेंगे। अगली एक गतिविधि है, इस गतिविधि को पढ़ करके आप नीचे दिए गए इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो दी गई खाली जगह में दोनों तरीकों से काटने के बाद जो ऊपर तरीके बताए गए हैं, तुम्हें जो दिखा उसका चित्र भी बनाओ।
तो ये भिंडी का फूल है, फूल में बाह्य दल, पुंकेसर दल, इस तरीके से। तो इनके बीच में जो स्त्री केसर है, वो स्त्री केसर में सबसे नीचे जो फूला हुआ पेट जैसा भाग वो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र है। तो अंडाशय से फल बनता है, जैसे ये आगे फल दिखाया गया है भिंडी का। फल और फूल को एक साथ देखकर तुम्हें क्या समझ आया? तो ऊपर के चित्र को देख करके इससे समझ में आता है कि अंडाशय से ही फल बनता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8, नीचे पुष्प से बीज के निर्माण की विभिन्न प्रवस्थाएं दिखाई गई हैं। इनको सही क्रम में जमाओ तथा जो प्रवस्था पहले आती हो उस पर 1 तथा बाद में आने वाली प्रवस्था पर 2, 3, 4, 5 लगाओ। तो इस तरीके से जैसे बीच में दिखाया गया है, अभी पुष्प से बीज के निर्माण की विभिन्न प्रवस्थाएं। तो पुष्प निर्माण सबसे पहले नंबर पर, फिर उसके बाद में परागण, नंबर 3 पे निषेचन, 4 पे बीज निर्माण और 5 पे फल का निर्माण, और फलों में बीज होते हैं उनसे फिर अंकुरण। तो इस तरीके से आप इनको जचा सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अपने आसपास के जीव जंतुओं के नाम याद करो और पता करो कि उनके बच्चों का जन्म कैसे होता है और नीचे दी गई सारणी में भरो। तो ये क्रम संख्या है, इसमें अंडे देने वाले जीव को अंडपरजक कहते हैं, बच्चे देने वाले, पैदा करने वाले जीव को जरायुज कहते हैं। तो अंडे देने वाले जीव में कबूतर, मोर, बतख, मुर्गी, कौवा, तोता ये अंडे देते हैं। और बच्चे पैदा करने वाले जीव गाय, मनुष्य, भैंस, बकरी, कुत्ता, ऊंट, बिल्ली आदि। प्रश्न नंबर 10, पौधों तथा जंतुओं में नर तथा मादा जनन कोशिकाओं के नाम लिखो और वह किस भाग में होता है? तो ये क्रम संख्या दी है। पौधों में नर जनन कोशिका, तो इसका नाम है परागकण और यह पुंकेसर में होता है। मादा जनन कोशिका में बीजांड, यह अंडाशय स्त्री केसर में होता है। और जंतुओं में नर जनन कोशिका शुक्राणु जो वृषण में होता है। मादा जनन कोशिका में अंडाणु जो अंडाशय में मिलता है। अगला है, सोचो और बताओ, पुराने जीवन तथा आधुनिक जीवन में क्या परिवर्तन आ गए हैं? ये सब हमारे जीवन पर व पृथ्वी पर क्या प्रभाव डालते हैं? पुराने समय में पेड़ पौधों की संख्या अधिक थी, पेड़ पौधे काटे नहीं जाते थे, जनसंख्या की कमी थी, हरियाली अधिक थी, कारखाने, फैक्ट्रियाँ कम थे, प्रदूषण नहीं था, प्रदूषण बहुत कम था, यातायात के साधन कम थे। परंतु आधुनिक जीवन में जनसंख्या बढ़ गई, पेड़ पौधे कटने लगे, कम हो गए, कारखाने और यातायात के साधनों में वृद्धि हो गई, तो प्रदूषण की बढ़ोतरी हुई, पृथ्वी व जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सभी जीव पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने समान खाली स्थान को जन्म देते हैं, जीवों या भ्रूण। तो इसमें आएगा जीवों को जन्म देते हैं। बै में पौधों में नर युग्मक परागकणों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाशय में मिलते हैं, इसमें आएगा परागकणों। लैंगिक जनन की विधि में नर तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं, इसे निषेचन कहते हैं। इनमें से इसका उत्तर होगा निषेचन। प्रश्न नंबर 12 है, प्रकृति ने इस बीज को जो बालों वाली आकृति दी है, इससे क्या फ़ायदा है? ये रोम युक्त बीज है और हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण ये आसानी से हवा द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं और परिकीर्णित हो जाते हैं, पनप जाते हैं। तो इस पुष्प पौधे का नाम है मदार, जिसे आक कहते हैं, और यह रेगिस्तान में मिलता है। तो इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा हुआ। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इस पाठ को अपनी कार्य पुस्तिका में हल करें। धन्यवाद।